हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 34th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़, जहां हम बात करेंगे इशू 44 से 47 की, जिसमें बिलीव स्टोरी लाइन कवर की जाएगी। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है होमलैंडर से, जो वॉर्ड के एक रिलीजियस इवेंट बिलीव का ऐड कर रहा होता है। बेसिकली ये वॉर्ड का एक ऐसा इवेंट होता है जहां वो रिलीजन, स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी के नाम पर गार्थ एनिस के अकॉर्डिंग लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लूटते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम चलते हैं ह्यूई और एनी के पास, जो अपने कार्यक्रम में लगे होते हैं, जिस बीच ह्यूई एनी से कहता है आई फाउंड यू। तो ये 3 वर्ड मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टोरी लाइन के एंड में इन 3 वर्ड का कुछ रेलिवेंस है, तो इसे अभी के लिए ध्यान रखना। वीडियो के एंड में ये वर्ड्स आपको दोबारा सुनने को मिलेंगे। जिसके बाद एनी और ह्यूई को लगी चोटों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ह्यूई को माल केमिकल से लड़ने के बाद जो चोट लगी थी, उसका रीज़न ह्यूई ने एनी को ये बताया था कि वो अपने ऑफिस के काम से जहाँ गया हुआ था, वहाँ पर वो सीढ़ियों से गिर गया और उसे इतनी चोटें लग गई। जिसके बाद एनी और ह्यूई दोनों एक दूसरे के काम के बारे में बात करते हैं। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, तो इसी वजह से उन्होंने एक दूसरे को अपनी नकली जॉब्स के बारे में बताया हुआ है। पर फिलहाल वो एक दूसरे के झूठ को सच मानते हैं और सीन यहाँ चेंज होता है। और अब हम चलते हैं 7 के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ होमलैंडर गाना गुनगुनाते हुए अच्छे मूड में आ रहा होता है। पर तभी वो देखता है कि स्टिलवेल वहाँ आया हुआ है। स्टिलवेल होमलैंडर से कहता है मैं सैटरडे को तुमसे बिलीव इवेंट का एजेंडा डिस्कस करूंगा। जिस पर होमलैंडर जवाब देता है मैं इस बार उस बकवास में नहीं जाना चाहता। जिस पर स्टिलवेल पूछता है पर तुम तो बिलीव में इतने सालों से जा रहे हो, तो इस बार ऐसा क्या हुआ। होमलैंडर जवाब देता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये सब बेकार है और वो अपने टाइम के साथ इससे बेहतर कुछ कर सकता है। वो दोनों आके बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ स्टारलाइट यानी एनी भी आ जाती है, जिसे देखकर स्टिलवेल उससे भी यही कहता है स्टारलाइट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली तुम बिलीव इवेंट में केप्स ऑफ क्राइस्ट के बिहार पर जाओगी। जिस पर स्टारलाइट, जो 3rd वॉल्यूम में ही रिलीजन को मानना छोड़ चुकी थी, वो जवाब देती है आई एम सॉरी, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं अब क्रिश्चियन नहीं हूँ, इसलिए मेरा बिलीव अटेंड करना सही नहीं होगा। जिस पर स्टिलवेल थोड़ा नाराज़ होते हुए स्टारलाइट से कहता है अब तुम भी। फिर इसके बाद वो स्टारलाइट को बताता है कि उसे एक्चुअली प्रमोट करके बिलीव में एक्चुअली किसी मिनिस्टर की पोस्ट भी दी जाने वाली है। साथ ही वो स्टारलाइट की तारीफ भी करता है कि वो एक्चुअली अपने पुरानी कॉस्ट्यूम पर वापस चली गई, क्योंकि उससे अब उसकी इमेज रिलीजियस लोगों के सामने और अच्छी हो जाती है। जिस पर स्टारलाइट उस प्रमोशन से मना करती है और अपने मतलब से ही सही, पर इस बार होमलैंडर भी स्टारलाइट का साथ दे रहा होता है बिलीव में उन दोनों के ना जाने के लिए। पर स्टिलवेल कहता है कि उन दोनों के पास इसमें कोई चॉइस नहीं है, उन्हें ये करना ही होगा कंपनी के लिए, वरना वॉर्ड को उनके और 7 के रिलेशनशिप को रिव्यू करना होगा। बेसिकली स्टिलवेल उन्हें धमकी दे रहा है कि अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो वॉर्ड उनके कुछ फैसिलिटीज़ को कम कर सकता है या इवन उन्हें 7 से निकाल भी सकता है। स्टिलवेल के ऐसा कहते ही साइड में बैठे क्वीन मेव और जैक कहते हैं इसका मतलब है कि तुम दोनों को ये करना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही अधूरे मन से ही सही, पर होमलैंडर और स्टारलाइट को बिलीव के लिए मानना ही पड़ता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम चलते हैं बुचर और ह्यूई के पास, जो उसी पार्क में मिल रहे होते हैं जहाँ एनी और ह्यूई मिलते हैं, क्योंकि उसी पार्क में ही बिलीव इवेंट होने वाला होता है। ह्यूई बिलीव की तैयारियों को देखकर बुचर से कहता है रिलीजन और सूप, दुनिया की 2 सबसे बेकार चीज़ें, वो भी एक साथ। सो ये लाइन भले ही इस कॉमिक में ह्यूई कह रहा है, पर रियलिटी में ये हमें राइटर गार्थ एनिस के थॉट्स बताती है। उनकी सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को लेकर सोच को तो ऑलरेडी हम बॉयज़ कॉमिक की फॉर्म में देख रहे हैं, पर इस लाइन में रिलीजन को लेकर भी उनके थॉट्स पता चलते हैं। खैर, आप रिलीजन या धर्म को कैसे देखते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसके बाद बुचर ह्यूई से कहता है कि उसका मेल केमिकल से लड़ने का फैसला ठीक नहीं था। तुम्हें इन सूप्स के आपसी मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो फिर कोई भी सूप हो। ह्यूई पहले कहता है कि मेल केमिकल इनोसेंट सुपर डुपर को हैरेस करने वाला था, इसलिए उसे इन्वॉल्व होना पड़ा। पर उसके बाद वो बुचर को सॉरी कहकर ये भी कहता है कि मैं ऐसे ही किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता, पर मुझे हैरानी हो रही है कि तुम मुझसे ज़्यादा गुस्सा नहीं हो। मुझे लगा था कि तुम मुझ पर इससे कहीं ज़्यादा गुस्सा करोगे। जिस पर बुचर कहता है क्योंकि मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। फिर ह्यूई बिलीव इवेंट के बारे में बुचर से पूछता है, जिस पर बुचर बताता है कि बिलीव वॉर्ड का एक ऐसा इवेंट है जहां वो लोगों के विश्वास से खेलकर उनसे पैसे कमाते हैं। आम लोगों को लगता है कि यहाँ आके उनके सभी पाप कट जाएंगे, और ऐसे सूप जिन्हें कंपाउंड वी की सच्चाई नहीं पता, उन्हें लगता है कि भगवान ने ही उन्हें पावर्स दी है। और हम इधर उधर थोड़ा ताका झाकी करते हैं, ये देखने के लिए कि कोई अगर सूप थोड़ा लापरवाही करे तो हमें कुछ नया पता चल जाए। पर हाँ, तुम्हें आगे से ध्यान रखना होगा कि तुम सूप्स के बीच में इंटरफेयर ना करो। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं 7 के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ ए ट्रेन ऐसे ही रैंडमली घूम रहा होता है। पर तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और जब वो आवाज़ का पीछा करता है तो वो देखता है कि होमलैंडर फीटस टाइप की पोजीशन में लेटकर खुद से कह रहा होता है आखिर मैं वो चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं पहले कर पाता था। ए ट्रेन को भी हमारी तरह ही ये काफ़ी अजीब लगता है और कहीं होमलैंडर उसे देख ना ले, इस डर में वो अपनी सुपर स्पीड से भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है और एक बुक पकड़कर ऐसे एक्ट करने लगता है कि उसने कुछ नहीं देखा। सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं बॉयज़ के ऑफिस में, जहाँ बुचर, एमएम और फ्रेंची मौजूद होते हैं। बुचर और फ्रेंची आपस में मजाक कर रहे होते हैं और इसमें वो एमएम को भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, पर एमएम मजाक के मूड में नहीं होता और ये देखकर बुचर फ्रेंची को उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है।
बुचर पूछता है कि क्या बात है। एमएम उससे कहता है तुमने ह्यूई से माफ़ी मांग ली है, जिस पर बुचर जवाब देता है नहीं, क्योंकि अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो मुझे उसे माफ़ी का रीज़न भी बताना पड़ेगा और फिर मुझे स्टारलाइट की असली आइडेंटिटी भी उसे बतानी पड़ेगी, जिसका यूज़ हमें कैसे करना है ये मैंने अभी नहीं सोचा है। वो 7 में है तो हम उसका यूज़ करे बिना उसे नहीं छोड़ सकते। जिस पर एमएम कहता है पर अगर उसने ही ह्यूई को बता दिया या उसे अपने आप किसी तरह से सच्चाई का पता चल गया तो उसे कैसा लगेगा, इस बारे में तुमने सोचा है? बुचर जवाब देता है शायद बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, पर मुझसे ये सच जानने से कुछ बेटर नहीं हो जाएगा। मेन पॉइंट ये है कि हमें सूप्स को नहीं छोड़ना है जब भी हमें मौका मिले, और रही बात ह्यूई की तो जब सही मौका आएगा तो मैं उसको पहुंचाए हुए नुकसान की भरपाई कर दूंगा, ठीक है? एमएम इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होता पर वो आगे कुछ नहीं कहता और इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम वापस चलते हैं उसी पार्क में जहाँ इवेंट होने वाला है, पर इस बार यहाँ ह्यूई और एनी मौजूद होते हैं। ह्यूई एनी से कहता है देखो ये हमारे पार्क में क्या कर रहे हैं, जिस पर एनी कहती है कि हमें कहीं और चलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, और वो दोनों उठकर पार्क के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। चलते चलते एनी कहती है मैंने तो सुबह आई लव यू बोला था पर तुमने उसके जवाब में कुछ नहीं बोला, और मैंने जब ध्यान दिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुमने स्टेशन के बाद से मुझे फिर से वो नहीं बोला है। जिस पर ह्यूई जवाब देता है तुम चिंता मत करो एनी, मुझे हमारे रिलेशनशिप को लेकर कोई सेकंड थॉट्स नहीं आ रहे हैं, बस ये है कि आखिरी बार जब मैं किसी के साथ आई लव यू वाली स्टेज तक पहुंचा था तो कुछ बहुत बुरा हुआ था। यहाँ ऑब्वियसली ह्यूई रॉबिन की बात कर रहा होता है जिसे ए ट्रेन ने फर्स्ट वॉल्यूम में ही मार दिया था, जिस पर एनी उसे सिंपैथी देती है और फिर कहती है देखो ह्यूई अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो, और ह्यूई भी कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। और ह्यूई एनी को रॉबिन के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि कैसे ए ट्रेन की लापरवाही और इग्नोरेंस की वजह से रॉबिन ह्यूई के सामने मारी जाती है। ए ट्रेन का नाम सुनकर एनी को ध्यान आता है कि ह्यूई पहले भी उससे कह चुका था कि उसे सूप्स पसंद नहीं है, और आज एनी को इसका रीज़न भी पता चल गया। रॉबिन और कैसे उनकी डेथ का रीज़न ए ट्रेन यानी कि एक सूप है, ये जानने के बाद एनी रोने लग जाती है और रोते रोते अपने आप से कहती है कि अब मुझे सच बताना ही होगा, और एनी इतने इश्यूज़ के बाद फाइनली ह्यूई को अपना सच बता देती है। एनी कहती है मैं एक सुपर हीरो हूँ, मेरा सुपर हीरो नेम स्टारलाइट है और मैं 7 की एक मेंबर हूँ। स्टार्टिंग में ह्यूई को यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि एनी मजाक कर रही है, और वो एनी से ये भी कहता है कि मैंने अभी अभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच बताया और तुम मेरा मजाक बना रही हो। पर एनी ह्यूई को यकीन दिलाने के लिए थोड़ा सा उड़ने लगती है और कहती है आई एम सॉरी ह्यूई। ह्यूई ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एनी ह्यूई को समझाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि देखो ह्यूई हमें अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी होती है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाई, और वैसे भी मैं 7 को छोड़ने की सोच रही थी तो मुझे लगा कि मुझे शायद कभी ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, और मुझे पता था कि मेरा ये सोचना गलत था, पर मेरा इंटेंशन तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूई को ये सब सुनते हुए इससे पहले उसने सूप के बारे में जो देखा है, जो सुना है, उसके फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। एनी आगे कहती है कि 7 हार्टलेस लोग हैं, उन्हें जैसा होना चाहिए वो उसके बिल्कुल अपोजिट हैं और काफ़ी बेकार हैं, पर फिर मैं तुमसे मिली और मुझे अच्छाई में फिर से विश्वास आया। ह्यूई आई लव यू, मुझे पता है मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। पर ह्यूई को वो सभी फ्लैशबैक याद करके बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा होता है और वो उल्टी करने लग जाता है, जिसके बाद वो एनी को उससे दूर जाने के लिए कहता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ फिलहाल सीन चेंज होता है और हम वापस चलते हैं बुचर के पास, जो अपने से बात करते हुए कहता है कि मैं अभी तक गलत डायरेक्शन में सोच रहा था, हम उससे 7 का कुछ नहीं कर सकते, पर हम उसकी मदद से किसी और को सच्चाई दिखा सकते हैं। और बुचर के ऐसा कहने के साथ सीन फिर चेंज होता है और हम चलते हैं बिलीव इवेंट में, जो अब स्टार्ट हो चुका होता है। बॉयज़ की तरफ से फ्रेंची और फीमेल यहाँ भेस बदलकर बाप बेटी बनकर आए होते हैं। यहाँ आते ही एक बच्चा फीमेल की लॉलीपॉप छीन लेता है, जिससे फीमेल का मन करता है कि वो वहाँ सबको मारकर कत्लेआम मचा दे, पर फ्रेंची मिशन के लिए उससे शांत रहने को कहता है। इसके बाद फ्रेंची बहुत सारे गुब्बारे ले लेता है, जिसके ऊपर चढ़कर और उनके बीच छुपकर फीमेल चारों तरफ निगरानी रख रही होती है। यही हम देखते हैं एक कैंप जहाँ साइड किक 12 लिखा होता है। सो साइड किक 12 बच्चों की एक टीम है जो इस बिलीव इवेंट का भी पार्ट है। फिर हम कैंप के अंदर देखते हैं जहाँ हमें साइड किक 12 दिखते हैं और उनके साथ ओ फादर नाम का भी एक सूप दिखता है। ओ फादर आप कह सकते हैं कि एक रिलीजियस सूप लीडर है वॉर्ड का, जो बिलीव और बाकी जो भी वॉर्ड के रिलीजन रिलेटेड काम है उनका मेन फेस बनकर रहता है। इसी बीच वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि केप ऑफ क्राइस्ट इवेंट के लिए अब स्टारलाइट स्टेज पर आएगी, और यही हमें ये भी दिखाया जाता है कि होमलैंडर ओ फादर के पास जा रहा होता है। ओ फादर और होमलैंडर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और ओ फादर उसके वहाँ टाइम से पहले आने का रीज़न पूछता है। होमलैंडर जवाब देता है कि बस मैं ये देखना आया था कि ये तैयारियाँ कैसी चल रही है, जिस पर O5 कहता है तुम्हें कब से इन सब की परवाह होने लगी, तुम तो बस अपने टाइम पर आते हो, अपनी वही सेम स्पीच देते हो और ये लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो होमलैंडर कहता है ओके, तो मैं तुमसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करने आया हूँ। ओ फादर पूछता है वही पॉसिबिलिटीज़ जिनकी तुम हीरोगैज़म में बात कर रहे थे, जहाँ एक मिनट तुम कह रहे थे कि हमारे पास कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, और अगले पल तुम ऐसे चुप हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होमलैंडर उस बात को याद करके थोड़ा उदास होकर कहता है नहीं, ये वो नहीं है। होमलैंडर आगे बताता है
देखो मैं बाकी सूप से उतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे ग्राउंड पर उतनी बातें पता नहीं है। पेबैक और जी-मैन के बारे में भी मुझे तब पता चला जब मुझे बताया गया, पर तुम सबको जानते हो फादर। और हम देखते हैं कि कैंप के बाहर से उनकी ये सभी बातें फीमेल सुन रही होती है। और यहाँ अभी के लिए सीन चेंज होता है और हम चलते हैं ह्यूई के पास, जो अपने रूम में बैठकर अभी अभी पता चले सच का सामना करने की कोशिश कर रहा होता है। वो खुद से कहता है कि एनी की तरह वो भी एक्चुअली झूठा ही है, क्योंकि वो भी अपने काम के बारे में अभी तक झूठ ही बोलता आ रहा है। पर तभी ह्यूई को ये भी ध्यान आता है कि एनी को बुचर से भी खतरा है, और वो एनी को कॉल करने की कोशिश करता है, पर एनी कॉल नहीं उठा रही होती। ह्यूई जल्दी जल्दी में अपने रूम से निकलकर एनी के पास जाने के लिए निकलता है, पर तभी बुचर पीछे से ह्यूई को आवाज़ देता है और ह्यूई डर जाता है और सीन यहाँ चेंज हो जाता है। और हम वापस चलते हैं बिलीव में, जहाँ स्टारलाइट स्पीच दे रही होती है, जिस स्पीच में बेसिकली क्रिश्चियनिटी को बाकी धर्मों और एथिस्ट लोगों से बेहतर बताया जा रहा होता है। वहीं होमलैंडर और ओ फादर भी उसी स्टेज के पास खड़े होकर स्टारलाइट को देख रहे होते हैं। होमलैंडर ओ फादर को बताता है कि स्टारलाइट जस्टिस और फेथ इस सब में विश्वास करती है कि सुपर हीरोज़ को अच्छे काम करने चाहिए वगैरह। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे और कितने सूप्स होंगे। जिस पर ओ फादर कहता है, ये सब चीज़ें तो दिखाने के लिए, इन्हें सीरियसली कौन लेता है। हाँ, शायद सुपर डुपर को तुम काउंट कर सकते हो, पर उनके अलावा ऐसा कोई सूप नहीं है जो इस सब में विश्वास रखे। हाँ, एक बार रिचर्ड डिक ने एक बुढ़ी औरत को रोड पार करने में हेल्प करी थी, पर वो भी बस इसलिए ताकि वो उसका पर्स चुरा सके। जिस पर होमलैंडर कहता है, गुड, मैं नहीं चाहता कि स्टारलाइट जैसे और सूप्स हो। इसके बाद होमलैंडर अपना ये पूछने और यहाँ जल्दी आने का रीज़न बताते हुए कहता है, तुम्हें पता ही होगा कि वॉट सूप्स को नेशनल डिफेंस में डालना चाह रही है, तो अगर ये प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए कल को वॉट और विक द वीप को हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो तुम्हारे हिसाब से कितने सूप्स हमारे साथ होंगे। इस पर पहले खुद ओ फादर वॉट के इस प्लान को बेकार बता रहा होता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि वॉट के ये सूप्स कोई स्किल्ड सूप्स नहीं है जो डिफेंस में जाने लायक हो। पर फिर होमलैंडर की बात सुनकर वो होमलैंडर से ही पूछता है कि लेकिन तुम सूप्स को क्या बोलकर इसके लिए मनाओगे। जिस पर होमलैंडर कहता है, हमें वॉट से अभी भी इतना कुछ मिलता है, सोचो अगर ये प्लान हम वॉट के लिए इम्प्लीमेंट करा पाते हैं तो हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ओ फादर कहता है शायद 60% मैक्सिमम 65% तक शायद सूप्स आ जाएं। तो होमलैंडर उससे कहता है, ओके, तो जो भी तुम्हें लगता है कि हमारा साथ देगा उन सभी को एक गेट टुगेदर के बारे में बता दो, टाइम और जगह मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ओके। इस पर ओ फादर हामी भरता है और हम देखते हैं कि अभी भी उनकी सारी बातें फीमेल बाहर से सुन रही होती है। खैर सीन यहाँ चेंज होता है और हम वापस चलते हैं ह्यूई और बुचर के पास। बुचर की आवाज़ देने पर ह्यूई के डर जाने की वजह से बुचर ह्यूई से उसके डरने का रीज़न पूछता है। ह्यूई कहता है, मैं बस थोड़ा सरप्राइज़ हो गया था, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो, कुछ गड़बड़ है क्या। बुचर कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर ह्यूई क्या तुम्हें मुझसे इतना डर लगता है। जिस पर ह्यूई को जवाब नहीं देता। तो बुचर कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं कोई शरीफ बंदा नहीं हूँ, पर मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, और मैं एक्चुअली इसी बारे में तुमसे बात भी करने आया हूँ। जिसके बाद बुचर ह्यूई से कहता है, मुझे पता है पिछला कुछ टाइम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहा है, मेल केमिकल वगैरह, पर उसके अलावा मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ। देखो मैं खुद मिलिट्री से हूँ और मुझे एमएम जैसे सोल्जर और यहाँ तक कि फ्रेंची और फीमेल जैसे साइको से काम कराने के लिए उन्हें ऑर्डर देना, उन्हें थोड़ा उकसाना आता है, पर मैं ये भूल जाता हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम बस एक नॉर्मल आदमी हो, और उससे भी बढ़कर तुम मेरे दोस्त की तरह हो। तो अब से अगर तुम्हें कोई भी बात परेशान कर रही हो या तुम कुछ भी बात करना चाहो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो और मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ओके। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वरना बुचर आपके पास भी आ जाएगा। खैर फिलहाल यहाँ सीन चेंज होता है, हम वापस चलते हैं बिलीव में, जहाँ स्टारलाइट और होमलैंडर एक साथ होते हैं। होमलैंडर स्टारलाइट की तारीफ करता है कि उसने स्टिलवेल के डिसीजन को अपोज किया, पर स्टारलाइट कहती है कि पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें तब भी यहाँ आना पड़ा। पर होमलैंडर कहता है, हाँ पर एटलीस्ट इससे हम उन्हें टाइम टू टाइम याद दिला सकते हैं कि हम उनके पेट्स नहीं हैं। खैर ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम्हें उसे टाइम टू टाइम ऐसे अपोज करते रहना चाहिए। जिस पर स्टारलाइट कहती है कि मैं एक्चुअली इस टीम को छोड़ने की सोच रही हूँ। जिस पर होमलैंडर स्टारलाइट की हैरेसमेंट की बात करते हुए कहता है, टीम ज्वाइन करने के लिए इतना हार्डवर्क करने के बाद भी। ये सुनकर स्टारलाइट गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मैं भी क्या सोचकर तुम जैसे किसी से अपनी बात शेयर कर रही थी। जिस पर होमलैंडर कहता है, हाँ कभी कभी मुझ में डेविल आ जाता है। स्टारलाइट गुस्से में ही कहती है, तो क्या वो डेविल तब भी तुम में था जब तुमने मुझे हैरेस किया था। जिस पर होमलैंडर कहता है, देखो तुम्हें ऑप्शन दिया गया था और तुमने अपने अकॉर्डिंग चूज़ किया, मैं कभी भी अपने आप को किसी पर फोर्स। पर इसी बात को कहते हुए होमलैंडर रुक जाता है और उसे उन फोटोज़ के बारे में याद आता है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, और स्टारलाइट भी उसके कुछ ना कहने पर वहाँ से जा रही होती है। पर होमलैंडर उसके जाने से पहले अपने थॉट से निकलकर स्टारलाइट से कहता है कि मैं बस तुम्हें ये बताने आया था कि अब बस एक मेरे साथ डिनर करने का एक स्टूपिड सा कॉन्टेस्ट बचा है, तो तुम अब ऑफ ले सकती हो। कोई अगर कुछ बोले तो कह देना कि मैंने तुम्हें परमिशन दी है। और हमें आइडिया लगता है कि शायद होमलैंडर उस डिनर के टाइम पर ही कुछ प्लान कर रहा है, इसलिए उसने स्टारलाइट को ऑफ दे दिया है।
खैर सीन फिर चेंज होता है और हम वापस चलते हैं ह्यूई और बुचर के पास। ह्यूई बुचर पर ट्रस्ट करके उसे एनी के सच्चाई के बारे में बता देता है। बुचर जिसे ऑलरेडी सब पता है ऐसे एक्ट करता है कि उसे ये सब अभी अभी पता चल रहा है, पर ह्यूई ये सब बताने के बाद खुद कहने लगता है कि ये तो ऐसे बताने में ही काफ़ी डाउटफुल लग रहा है, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करने वाले, क्यों? तुम मुझे मारने वाले हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं उनका स्पाई हूँ। ऐसा कहते हुए डर के मारे ह्यूई वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर हड़बड़ाहट में वहीं गिर जाता है और उसके बाद वो ह्यूई की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया क्या? तुम मेरे दोस्त हो और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। चलो अब उठो और हम इसे बात करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ह्यूई बुचर को अपनी और एनी की पहली मीटिंग से लेकर अभी तक की बातें बताता है, जिसमें से मोस्टली बुचर अब फिगर आउट कर चुका होता है, पर फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करता है कि वो काफ़ी सरप्राइज्ड है। इस सब के बाद बुचर ह्यूई से पूछता है, तो तुम दोनों अभी कितने सीरियस थे? ह्यूई जवाब देता है कि हम एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। उसने भले ही झूठ बोला था, पर मैं भी तो उससे झूठ ही बोलता आ रहा हूँ और हम दोनों के बीच में जो भी था वो कभी मुझे झूठ नहीं लगा। पर बुचर जो इस सीन में एक्चुअली ह्यूई की बात कर रहा था, वो अब नहीं चाहता कि ह्यूई और एनी साथ रहे, क्योंकि बुचर सूप से काफ़ी नफरत करता है, फिर वो चाहे सूप कैसा भी हो। बुचर पूछता है, तुमने उसे हमारे काम के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना, या उसे कभी हमारे बारे में तो नहीं बताया ना? जिस पर ह्यूई मना करता है और वो दोनों बात करते करते वापस बॉयज़ के ऑफिस में जाने के लिए एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। यहीं बुचर फ्रेंची को कॉल करता है उसका स्टेटस जानने के लिए। फ्रेंची बताता है कि होमलैंडर ओ फादर से मिला है, ये जानने के लिए कि कौन कौन उनका साथ देगा अगर उन्हें एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में विद द वी पर वॉर्ड की मदद करनी पड़ती है तो। और ओ फादर मानकर चल रहा है कि ज़्यादातर सूप्स मान ही जाएंगे और बाद में वो उसके लिए मीटिंग भी रखने वाले हैं। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि वो बच्चा जिसने स्टार्टिंग में फीमेल की लॉलीपॉप छीन ली थी, फिर से उनके पास से ही गुजर रहा होता है और आइसक्रीम खा रहा होता है, और बदला लेने के लिए फीमेल ऊपर से ही उस बच्चे की आइसक्रीम पर मूत्र विसर्जन करेगा। तो बाकियों का कुछ भी हो, फीमेल को तो यहाँ अपना बदला मिल ही गया। खैर बुचर पूछता है, और भी कोई खबर? फ्रेंची बताता है कि वहाँ स्टारलाइट भी थी, जिसे होमलैंडर ने डिनर से पहले ऑफ दे दिया है, और ये भी कि स्टारलाइट ओ फादर और होमलैंडर के प्लान में इन्वॉल्व नहीं है। बुचर ये बात ना ह्यूई को बताता है और ना ही इससे उसका अपना नज़रिया एनी के लिए बदलता है। इसके बाद बुचर और ह्यूई अपने ऑफिस के बाहर पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से उतरते हैं, गुस्से से भरा हुआ एमएम उनके पास आ जाता है और बुचर से कहता है कि उसका फ्लास्क कहाँ रखा है। जैसा हमने एमएम की ओरिजिन में देखा था कि उसे अपनी मम्मी की दूध की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम, और इसलिए वो काफ़ी अमाउंट अपने साथ भी ले आता है ताकि उसे बार बार अपनी मम्मी के पास ना जाना पड़े। पर अब वो फ्लास्क गायब होता है जिसमें उसने दूध रखा हुआ था, और एमएम को लगता है कि वो फ्लास्क बुचर ने ही गायब किया है, पर बुचर इस बात से मना कर देता है और एमएम गुस्से में ही अपने सोर्स यानी मम्मी के पास जाने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बुचर और ह्यूई ऑफिस में जाते हैं और बुचर ह्यूई और एनी के रिलेशनशिप को फाइनल ब्लो देने के लिए ह्यूई से कहता है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एनी को तुम पे नज़र रखने के लिए तो नहीं भेजा गया था, तो हम 7 हेडक्वार्टर्स की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसी टाइम के अराउंड की जब एनी तुमसे मिली थी। ह्यूई कहता है, अच्छा हाँ, मैं बग्स के बारे में तो भूल ही गया था। वैसे ये बग्स वहाँ लगाए किसने हैं? कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई सफाई वाला जो हमारे लिए काम करता है, या कोई और? बुचर कहता है, एक बार में एक चीज़ पर ध्यान दो दोस्त। जिस पर ह्यूई उदास होते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं खुद भी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए अपने आप पर भरोसा नहीं करूँगा। यहाँ से थोड़ा स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ शायद सीज़न 3 में भी हो सकता है, तो आप उस अकॉर्डिंग ही आगे देखिएगा। तो भरोसे वाली बात पर बुचर ह्यूई को बताता है कि उनके लिए 7 के हेडक्वार्टर्स में बग्स और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेव लगाती है। ह्यूई ये सुनकर शॉक हो जाता है और इसका रीज़न पूछता है। बुचर बताता है कि किसी रीज़न की वजह से जो एग्जैक्टली किसी को भी अभी नहीं पता है, क्वीन मेव होमलैंडर से बहुत नफरत करती है और वो लेजेंड को उसके विक्ट्री कॉमिक में काम करने वाले दिनों से जानती थी और लेजेंड के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी। इसलिए अराउंड 10 साल पहले जब बॉयज़ टीम भी नई नई बनी थी, क्वीन मेव लेजेंड के थ्रू बॉयज़ से मिली। इस पॉइंट पर हमारे पास भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमारे लिए भी ये गोल्डन चांस था। वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाली थी क्योंकि उसे अभी भी वॉर्ड से मिलने वाली शान और शौकत चाहिए थी, पर होमलैंडर के लिए उसकी नफरत की वजह से वो कुछ तो करना चाह रही थी और इसलिए उसने हमारे लिए वहाँ कैमरे लगवा दिए। फिर बुचर कहता है कि लेजेंड की एक थ्योरी है कि आखिर क्वीन मेव क्यों होमलैंडर से नफरत करती है, बट हमें श्योर नहीं है कि यही रीज़न है या कुछ और। फिर बुचर लेजेंड की थ्योरी बताता है जो बेसिकली ये होती है कि स्टार्टिंग में होमलैंडर ने क्वीन मेव की कुछ इनएप्रोप्रिएट फोटोज़ लीक कर दी थी, जिसकी वजह से क्वीन मेव उससे नफरत करती है। जिस पर ह्यूई बुचर से पूछता है, क्या तुमने वो फ़ोटोज़ देखी हैं या वो इवन एग्जिस्ट भी करती हैं या बस लोगों की अफवाह है? जिस पर बुचर जवाब देता है, टॉप ड्रॉअर में डिक्शनरी के अंदर। और जब ह्यूई वहाँ देखता है तो उसे सचमुच क्वीन मेव की वो बोल्ड फोटोज़ मिल जाती हैं और ह्यूई उन्हें देखकर कहता है तो इसलिए मेव होमलैंडर से नाराज़ है। पर बुचर जवाब देता है, ऐसा लेजेंड और मैलरी मानते हैं पर मैं नहीं, क्योंकि जब तुम उनके हेडक्वार्टर्स में लगे बग्स की रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेव को उसकी बॉडी दिखाने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ता तो वो उन कैमरा से छुप कर रहती, क्योंकि उसने खुद ही वो कैमरा लगाए हैं, पर इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन शॉर्ट बात यह है कि क्वीन मेव
किसी वजह से होमलैंडर से नफरत करती है और इस वजह से हमें वहाँ की इन्फो मिलती है। ये सब जानने के बाद ह्यूई रिकॉर्डिंग्स देखना चालू करता है। जब रिकॉर्डिंग एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंच जाती है तो बुचर कुछ सामान लाने के बहाने वहाँ से चला जाता है और ह्यूई रिकॉर्डिंग्स में उस पार्ट पर पहुंच जाता है जहाँ स्टारलाइट को होमलैंडर, ब्लैक नॉयर, ए ट्रेन ने हरास किया था। और हम देखते हैं कि नीचे बुचर बस खड़ा होकर वेट कर रहा होता है कि ह्यूई वो पोर्शन देख ले। एक तरह से बुचर ने ही जानबूझकर सेटअप किया होता है क्योंकि उसने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग देख ली थी और उसे पता था कि ये सब देखने के बाद ह्यूई और एनी का वापस होना और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ बुचर एक्चुअली हिंदी सीरियल्स की सास की तरह एक्ट कर रहा है जो अपनी सोच को सही साबित करने के लिए दो भले लोगों के बीच में दरार डाल रहा है। कुछ देर बाद बुचर वापस ऊपर आ जाता है और ह्यूई ये सब देखने के बाद उल्टियाँ करने लग जाता है। बुचर पहले उसे सिंपैथी देता है पर फिर उसे और भड़काते हुए कहता है कि इसमें कुछ नया नहीं है ह्यूई, यंग लड़कियां आगे बढ़ने के लिए ऐसा करती हैं और यहाँ तो हम सूप्स की भी बात कर रहे हैं। इतनी पावर उन्हें अंधा बना देती है और तुम जैसे नॉर्मल लोग तो उन्हें बस खिलौने लगते हैं। और मैं अभी तक तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि ये सभी सूप्स एक जैसे ही हैं, कोई भी मदद के लायक नहीं है। ह्यूई पूछता है तुम्हें सच में लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करती थी? जिस पर बुचर कहता है ऑनेस्टली ह्यूई, वो जितनी खूबसूरत है उसके सामने तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता था। तो हो सकता है या तो वो बस तुम्हारा फ़ायदा उठाकर तुम्हारे पीठ पीछे हंसती हो या वो सच में बस मेंटल हो। दोनों ही केस में उसकी फीलिंग सच्ची नहीं थी और वैसे भी वो इतनी जल्दी यंग अमेरिकन जैसी छोटी टीम से 7 में पहुंच गई, तो सोचो उसने ऐसे काम कितने बार किए होंगे। जिसके बाद ह्यूई बुचर से पूछता है कि ठीक है पर अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? जिस पर बुचर कहता है देखो पहले जब तुमने मुझे ये सब बताया तो मैं उसे सोर्स की तरह यूज़ करने की सोच रहा था, पर ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो हमारे ऐसे भी काम आएगी, तो मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। अब भले ही लास्ट में यहाँ बुचर ने ह्यूई से कहा हो कि तुम जो चाहे वो करो, पर एक्चुअली यहाँ पर उसने इल्यूजन ऑफ चॉइस दिया है। मतलब कहने को उसने ह्यूई को ऑप्शन ज़रूर दिया है पर इनोसेंट स्टारलाइट का कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसने ह्यूई के दिमाग में उसके लिए नफरत बैठा दी है और इनडायरेक्टली ह्यूई की चॉइस ख़त्म कर दी है। ह्यूई वहाँ से जाने लगता है जिसे रोकते हुए बुचर कहता है बस उसे ये मत बताना कि तुमने ये वीडियो कहाँ देखी। और बुचर के ऐसा कहने के साथ सीन चेंज होता है और हम चलते हैं 7 के हेडक्वार्टर्स में जहाँ डीप, ए ट्रेन और जैक कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और स्टारलाइट काफ़ी उदास होते हुए क्वीन मेव के पास जा रही होती है। वहीं ब्लैक नॉयर भी बहुत क्रीपी वे में एक कोने से सबको देख रहा होता है। स्टारलाइट मेव के पास जाकर कहती है कि वो बहुत दुखी है, जिस पर मेव कहती है कि अगर ये किसी आदमी के बारे में है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही इस बारे में वो कुछ जानना चाहेगी। मेव आगे कहती है पर तुम यहाँ क्यों आई हो? मतलब हम तुम्हें पसंद नहीं है और अगर तुम दुखी हो और किसी से बात करना चाहती हो तो तुम्हें कहीं और होना चाहिए था। स्टारलाइट उदास होते हुए कहती है क्योंकि मैं और कहीं नहीं जा सकती। मेरे पुराने दोस्त और मेरे माँ बाप सब झूठे निकले। एक ही आदमी था जिससे मैं बात कर सकती थी पर अब मैं उससे भी बात नहीं कर सकती, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। मेव कहती है यही सच है, हम नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रह सकते, आखिर उनमें और हम में क्या ही सिमिलैरिटी है। और अगर तुम कोशिश करना भी चाहो तो तुम ये सब छोड़कर कैसे ही सर्वाइव करोगे? बस यहाँ रहने का एक ही नुकसान है कि तुम बस हमेशा सूप से ही घिरे रहते हो। और तभी हम देखते हैं कि डीप, ए ट्रेन और जैक एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं और तभी ह्यूई का मैसेज आता है एनी के पास जिसमें वो एनी को पार्क में मिलने के लिए कहता है। सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं बिलीव में जहाँ एक कॉन्टेस्ट में किसी एक फैमिली को होमलैंडर के साथ डिनर करने का मौका मिलने वाला था और अब वो फैमिली सेलेक्ट हो चुकी थी और इस कॉन्टेस्ट के साथ वो बिलीव इवेंट भी ख़त्म हो जाता है। होमलैंडर उस इवेंट को कंक्लूड करता है और उसके बाद उस फैमिली को एक कार में बिठाकर उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। क्राउड के बीच में बैठा फ्रेंची ये सब देख रहा होता है और तभी वो देखता है कि कई और सारे सूप्स होमलैंडर के पीछे जा रहे होते हैं। होमलैंडर उड़ते हुए उस फैमिली को काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले जाता है और वो पूरी फैमिली इतने ऊपर आकर डरने लग जाती है और उस फैमिली का हेड होमलैंडर को कहता है ये नज़ारा दिखाने के लिए थैंक्स सर, बट अब आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। पर होमलैंडर बड़ी ही शांत सी आवाज़ में जवाब देता है तुम्हें पता है ये सब एक बकवास है और स्कैम है, तुम जैसे बेवकूफ़ों को धर्म के नाम पर लूटने के लिए, और ये लूट हमेशा से मची आ रही है। आसमान में सिर्फ एक ही इंसान है और वो हूँ मैं। और ऐसा कहते हुए होमलैंडर कार को आसमान से फेंक देता है और उस फैमिली को बिना किसी वजह से जान से मार देता है। और यहाँ पे होमलैंडर की लास्ट लाइन से होमलैंडर अपने आप को भगवान के बराबर बताना चाह रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे सूप्स होमलैंडर के पास आ चुके होते हैं उनकी मीटिंग के लिए और होमलैंडर कहता है लेट्स टॉक। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली डीप, ए ट्रेन और जैक भी यहीं आने के लिए निकले हुए होते हैं। मतलब होमलैंडर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। पर सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं उसी पार्क में जहाँ ह्यूई और एनी पहली बार मिले थे। ह्यूई एनी के पास आ रहा होता है और उस एनी उसे समझाने के लिए कुछ कहने ही वाली होती है कि ह्यूई एनी को ही बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लग जाता है और उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलने लग जाता है जो कि आप उसके कैरेक्टर से एक्सपेक्ट नहीं करते हो।
ह्यूई बताता है कि उसने एनी की वो क्लिप देख ली है जहाँ पर होमलैंडर, ए ट्रेन और नॉयर उसे हैरेस करते हैं। जस्ट फ़र्क ये होता है कि बुचर की वजह से ह्यूई उस क्लिप को हैरेसमेंट की जगह एनी की अपनी चॉइस की तरह इस चीज़ को देखता है। एनी ये सुनकर शॉक हो जाती है और वो पूछती है कि ह्यूई को वो वीडियो कहाँ से मिली, पर ह्यूई कुछ और बहाने बना देता है और लास्ट में ये कहकर बात टाल देता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वीडियो कहाँ से मिली। एनी उसे समझाने की कोशिश करती है पर ह्यूई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है और फिर वो एनी से कहता है, ए ट्रेन ने ही रॉबिन को मारा था और तुमने उसके साथ भी ये सब किया। एनी माफ़ी मांगकर उसे मनाने की कोशिश करती है पर ह्यूई वहाँ से जाने लगता है, ये कहते हुए कि मैं शायद अब वापस स्कॉटलैंड चला जाऊँ और अब मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। पर स्टारलाइट उसे याद दिलाते हुए कहती है, पर तुमने कहा था कि यू फाउंड मी, उसका क्या? पर ह्यूई जवाब देता है, मैं अकेला रहने से डर रहा था इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ह्यूई एनी से दूर जाने लगता है और स्टारलाइट रोते रोते बस यही कहती रह जाती है कि पर ह्यूई तुमने कहा था यू फाउंड मी। पर ह्यूई, जिसे खुद भी कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि शायद एनी गलत नहीं है, वो अपने मन को मारते हुए बिना एक भी बार मुड़े वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये बिलीव स्टोरी लाइन और साथ ही वॉल्यूम 7 ख़त्म हो जाता है। इस वॉल्यूम में कई डेवलपमेंट्स हुई। होमलैंडर सूप्स के साथ एक अलायंस टाइप की फॉर्म कर रहा है, बुचर को ह्यूई और एनी के रिलेशनशिप के बारे में पता चला और साथ ही ह्यूई को एनी की सच्चाई पता चली। वहीं मेल केमिकल के इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं एमएम और बुचर के रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी खटास आई है। उसके अलावा इस वॉल्यूम में हमें सुपर डुपर जैसी इनोसेंट टीम भी दिखी और ह्यूई का अच्छा नेचर भी दिखा। बट एक चीज़ जो मुझे इस वॉल्यूम में थोड़ी सी अजीब लगी वो थी लास्ट में ह्यूई का एनी से इस तरह से बात करना। मतलब ज़रूर ए ट्रेन ने उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड को जब से मारा था तब से ह्यूई उससे बहुत हेट करता है, जो कि नॉर्मल है, और फिर उसी ए ट्रेन को अपने गर्लफ्रेंड के साथ देखना भी काफ़ी बुरा था। पर जैसा कि अभी तक हमने ह्यूई का कैरेक्टर देखा है, उस हिसाब से इतना नेगेटिव रिएक्शन ह्यूई की तरफ से आना बहुत अजीब था, स्पेशली तब जब ह्यूई ने खुद देखा कि उन तीनों ने लिटरली स्टारलाइट को ऐसा करने के लिए फोर्स किया था। खैर, आप इस बारे में और साथ ही गार्थ एनिस की सूप्स और रिलीजन को लेकर हेट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।